पहले केपी शर्मा ओली की सत्ता गई, फिर ओली की पार्टी में पड़ी फूट, फिर भी ओली का गुरूर ना हुआ चकनाचूर। ओली ने भारत के खिलाफ फिर उगला जहर। दोस्तों, भारत का पड़ोसी देश नेपाल, जो कभी भारत का पक्का और सच्चा दोस्त हुआ करता था, लेकिन जब से इस देश पर चीन का काला साया पड़ा है, तब से देश भारत के दोस्ती को ठुकराकर चीन की गोद में बैठ गया है। लेकिन चीन तो चीन है, चीन का ऐसा कोई सगा देश नहीं है जिसको उसने ठगा ना हो। तो फिर नेपाल कैसे बच सकता था? चीन ने नेपाल को दोस्ती के जाल में फंसाकर उसी की जमीनों पर कब्जा करना शुरू कर दिया था। लेकिन तब नेपाल के पीएम थे केपी शर्मा ओली, जिनकी आंखों पर चीन से मिले सिक्कों की चमक इतनी ज्यादा चढ़ गई थी कि उनकी आंखें चीन की चालाकी को देख ही नहीं सकी। चीन ने ओली को जो कहा था वो ओली करते रहे। चीन के कहने पर ही ओली ने उत्तराखंड के 3 जिलों को नेपाल का हिस्सा बता दिया था। इतना ही नहीं, नेपाली संसद में इसको लेकर बिल भी पारित करवा दिया था। लेकिन इससे भारत का तो कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन नेपाल के हाथों से एक अच्छा और सच्चा दोस्त जरूर दूर हो गया। दरअसल नेपाल से भारत का विवाद तब शुरू हुआ जब पिछले साल मई में भारत ने कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए तीर्थयात्रियों की सुविधा को देखते हुए लिपुलेख से धारूचुला को जोड़ने वाली सड़क का उद्घाटन किया था। इसके बाद केपी शर्मा ओली ने इसी साल जनवरी में बतौर प्रधानमंत्री जो बयान दिया था, उसके बाद नेपाल के सीमावर्ती जिले धारचुला में भी सरगर्मी बढ़ गई थी, क्योंकि नेपाली पीएम ने लिपुलेख, लोइम्पियाधुरा और काला पानी को नेपाल का विवादित क्षेत्र बता दिया था। वैसे तो ओली ने बेशर्मी की सभी हद तभी पार कर दी थी जब उन्होंने भगवान राम को नेपाली बता दिया था। उसी दिन दुनिया को भरोसा हो गया था कि पाकिस्तान के बाद नेपाल भी चीन का पिट्ठू बन गया है। लेकिन इन सब के बाद भी भारत ने कभी भी नेपाल से दुश्मनी नहीं निकाली। कोरोना काल में जब नेपाल को मदद की जरूरत थी, भारत ने आगे बढ़कर मदद भी की। इतना ही नहीं, आज भी नेपाल के लोग उत्तराखंड से सटी सीमाओं से भारत आकर काम करते हैं। हालांकि नेपाली जनता ने ओली के इस कारनामे का जमकर विरोध किया था, लेकिन ओली को फिर भी समझ नहीं आया। इसके बाद ऐसा भी समय आया जब ओली की कुर्सी भी धीरे धीरे खिसक गई, पार्टी में फूट पड़ गई, लेकिन ओली को फिर भी समझ नहीं आया। ओली ने एक बार फिर से कुछ ऐसा कह दिया है जिससे समझ में आ गया है कि पीएम पद की कुर्सी जाने का दर्द उनके दिमाग में घर बना चुका है। सत्ता में वापसी के लिए वो अब भारत को कोसने से पीछे भी नहीं है। हालांकि इस बार जो जहर ओली ने उगला है वो बर्दाश्त के बाहर हो चुका है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को नेपाल के पूर्व पीएम ओली के इसी बयान के बारे में बताने वाला हूं कि आखिर ओली ने ऐसा क्या कह दिया जो नेपाल के लिए सरदर्द बन सकता है। हाँ, इतना जरूर है कि इससे ओली की इमेज चीन के सामने अच्छी हो जाए। केपी शर्मा ओली ने दिया विवादित बयान, भारत से जमीन वापस लेने की खाई कसम, चीन को कब्जे से रोक ना सके, भारत को दे रहे हैं धमकी। दोस्तों, एक समय था जब केपी शर्मा ओली नेपाल के पीएम हुआ करते थे। वैसे ओली सिर्फ दिखाने के लिए नेपाल की सत्ता पर काबिज थे, जबकि कहा यह जाता था कि नेपाल की सत्ता का रिमोट चीन के पास है और वो जब जैसा चाहे वैसा ओली से करवाता था। लेकिन अब ना तो ओली की कुर्सी रही और ना ही सत्ता। ऐसे में दोनों जगहों से पैदल होने के बाद अब ओली एक बार फिर से सत्ता तक पहुंचने का रास्ता खोज रहे हैं। लेकिन जब उनको चीन से लात पड़ी और जनता ने भी जूते मारे, तो फिर उन्होंने सत्ता तक पहुंचने के लिए राष्ट्रवाद का सहारा लिया। इसके लिए नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री और मुख्य विपक्षी दल सीपीएन यूएमएल के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली ने भारत से सीमा विवाद पर विवादित बयान दिया। उन्होंने वादा किया कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में लौटती है तो वो भारत से लिपुलेख, काला पानी और लिम्पियाधुरा के क्षेत्रों को वार्ता के जरिए वापस ले लेंगे। केपी शर्मा ओली ने जनता से सिर्फ वादा ही नहीं किया, बल्कि उन्होंने भारतीय जमीन वापस लेने की कसम भी खा ली। दरअसल ओली अभी तक भारत को समझा नहीं। जिस भारत ने चीन को अपनी जमीन में घुसने नहीं दिया और 1.5 साल से उसके सामने सीना तान कर खड़ा है, वो भारत नेपाल को अपने देश की जमीन दे देगा। ओली के इस बयान को सुनने के बाद बस एक ही बात याद आती है कि पता नहीं ओली कौन सा नशा करते हैं। दरअसल ओली ने यह बयान चितवन में नेपाल एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी कम्युनिस्ट पार्टी के आम सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में दिया है। ओली ने भीड़ को संबोधित करते हुए कहा था कि हमने लिपुलेख, काला पानी और लिम्पियाधुरा को नेपाल में शामिल करते हुए एक नया नक्शा प्रकाशित किया है, जो राष्ट्र के संविधान में भी प्रकाशित है। लेकिन हमें उन जमीनों को वापस लेने की जरूरत है। हम बातचीत के जरिए जमीन वापस लेंगे। अब ओली को कौन बताए कि दिन में सपने देखना अच्छी बात नहीं है। वैसे तो ओली ने भगवान राम को भी नेपाली बता दिया था। अब क्या ओली अयोध्या को भी नेपाल ले जाएंगे? इस सम्मेलन में बोलते हुए ओली ने विश्वास जताया कि सीपीएन यूएमएल अगले साल होने वाले आम चुनाव में सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत के रूप में उभरेगा। हालांकि भारत के साथ विवाद के बाद जिस तरह से नेपाल में ओली का विरोध हुआ था, उसको देखकर नहीं लगता कि जनता फिर से
ओली की पार्टी के हाथ में सत्ता की चाबी देगी। ओली के हाथ से पीएम की कुर्सी जाने के 4 महीने के बाद यूएमएल का ये अधिवेशन हो रहा है। इस पर पूरे देश की नजर है। इसकी वजह यह है कि यूएमएल अभी भी देश की सबसे मजबूत राजनीतिक पार्टी है। अगले चुनाव में ये एक अहम दावेदार रहेगी। 2017 के चुनाव में यूएमएल ने सीपीएन के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। तब यूएमएल सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी। माओवादी पार्टी के साथ मिलकर उसने पूर्ण बहुमत हासिल किया था, जिसके बाद 2018 में इन दोनों ने आपस में विलय कर लिया था। लेकिन ओली की चीन के प्रति वफादारी ने पार्टी में फूट डाल दी थी, जिसकी वजह से दोनों गुटों के नेताओं के बीच टकराव पैदा होने लगा और इसी टकराव के बाद धीरे से ओली की कुर्सी को खिसका दिया गया। पुष्प कमल दहल के नेतृत्व वाला माओवादी गुट इस साल यूएमएल से अलग हो गया। अभी वो नेपाली कांग्रेस के नेता शेर बहादुर देउबा के नेतृत्व में बनी सरकार में शामिल है। दहल गुट के यूएमएल से निकलने के कुछ समय बाद पार्टी के वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल भी यूएमएल से अलग हो गए थे और उन्होंने अपनी अलग पार्टी बना ली थी। फिलहाल नेपाल में ओली की पार्टी का भविष्य बेहतर होता नहीं दिख रहा है। जनता के दिलों में जगह बनाने के लिए ओली इस तरह के बेतुके बयान दे रहे हैं। हालांकि ओली का इस तरह के बयान देने का अंदाज पुराना नहीं है। जब वो पीएम थे तब भी इसी तरह के ऊल जुलूल बयान दिया करते थे। ऐसा ही एक बयान उन्होंने भगवान राम के लिए दिया था। दोस्तों, ओली जब नेपाल के पीएम थे तब उन्होंने भगवान श्री राम को नेपाली बता दिया था। पिछले साल जुलाई के महीने में ओली ने कहा था कि असली अयोध्या और भगवान राम नेपाल में हैं। भारत ने नकली तैयार की है। ओली इतने पर ही नहीं रुके थे। उन्होंने कहा था कि भगवान राम भी नेपाल में है, भारत में नहीं, और भारत ने सांस्कृतिक अतिक्रमण के लिए नकली अयोध्या तैयार की है। अब ओली को कौन समझाए कि भगवान को कृत्रिम रूप से बनाया नहीं जा सकता, लेकिन ये ओली हैं और चीन की गोली खाकर मस्त रहते हैं, इसलिए इनकी जुबान से कुछ भी निकल सकता है। दरअसल जब नेपाल में ओली सत्ता पर काबिज थे तब चीन ने नेपाल में अपनी जड़ें जमा ली थी। भारत के वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट से इनकार करने के बाद से चीन नेपाल से संबंध बढ़ा रहा था। चीन का प्लान था कि नेपाल के जरिए वो व्यापार में सेंध लगा सके। यही वजह रही कि नेपाल में चीन ने भारी रकम सड़क योजना पर लगाई हुई है। यहां तक कि चीन नेपाल के पोखरा शहर में हवाई अड्डा बना रहा है। इसके अलावा ओली पर यह भी आरोप लगे कि केपी शर्मा ओली को भी चीन से बड़ी रकम मिल रही थी। ओली ने साल 2015-16 में अपने पहले कार्यकाल के दौरान कंबोडिया के टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में निवेश भी किया था। इस डील के लिए तब नेपाल में चीनी राजदूत वी चुनटाई ने उनकी मदद की थी। तब ओली लगभग 8 महीने ही कुर्सी पर रहे थे। जिस दौरान यह सब हुआ था, अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत से ही ओली पर चीन के साथ मिलकर करप्शन में लिप्त रहने का आरोप लगते रहे थे। ओली ने जब साल 2017 में दोबारा नेपाल की सत्ता हासिल की, तब उन्होंने चीन के साथ मिलकर करप्शन का ऐसा जाल बुना जिसमें कमाई तो ओली की हुई, लेकिन चीन के चंगुल में नेपाल फंस रहा था। कहा जाता है कि साल 2018 में ओली ने चीन की कंपनी हुवई के साथ डिजिटल एक्शन रूम के लिए करार किया था, जबकि इस कंपनी ने फायदेमंद बोली तक नहीं लगाई थी। आरोप है कि ओली को इससे काफी फायदा मिला था। कुछ महीने बाद मई 2019 में नेपाल टेलीकम्युनिकेशन कंपनी ने हांगकांग की एक चीनी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया। रेडियो एक्सेस नेटवर्क के लिए हुए करार में भी ओली का निजी लाभ बताया गया था। साल 2020 में एक चीनी कंपनी JTE के साथ कोर 4G नेटवर्क के लिए करार हुआ था। लगभग 1106 करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट में भी ओली पर आरोप लगते रहे कि उन्होंने घपला किया है। तो चीन के साथ दोस्ती करने के पीछे ओली का अपना स्वार्थ था। ओली को फायदा हो रहा था और इसी वजह से वो चीन की हाँ में हाँ मिला रहे थे। चीन के कहने पर ही ओली ने उत्तराखंड के 3 इलाकों को नेपाल का हिस्सा बताया था, लेकिन ओली को नहीं पता था कि चीन नेपाल की ही जमीनों पर कब्जा कर रहा है। दरअसल हाल ही में नेपाली गृह मंत्रालय की कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि उन्हें नेपाल चीन सीमा पर कई मुद्दों का पता चला है। पिछले महीने जारी हुई इस रिपोर्ट में बताया गया कि चीन ने नेपाल के हुमला इलाके में घुसपैठ की थी। रिपोर्ट में एक्सपर्ट्स ने नेपाल के राज्य नीति में सीमा मुद्दों को शामिल करने और इनके स्थायी समाधान के महत्व पर जोर दिया है। दरअसल जब नेपाल में चीनी दखल तेजी से बढ़ रहा था, तो नेपाल में चीनी कब्जे को लेकर विरोध तेज हो गया था। इसी भारी विरोध के दबाव में आकर नेपाली पीएम शेर बहादुर देउबा ने ऑन फील्ड अध्ययन करने के लिए एक पैनल का गठन किया था। इसी पैनल ने जब जांच की तो पता चला कि चीन तो नेपाल की ही जमीन पर कब्जा करने में जुटा है। इस रिपोर्ट में ही खुलासा हुआ था कि चीन ने केवल जमीन ही नहीं कब्जा की, बल्कि उसने इसमें बाड़ और तार भी लगा दी। आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि चीन ने केवल जमीन पर कब्जा ही नहीं किया, बल्कि उसने नेपाली इलाके में नहर भी बनाने की कोशिश की,
यानी नेपाल जिस पर दोस्त से भी ज्यादा भरोसा कर रहा था, उसी दोस्त ने नेपाल की पीठ में छुरा घोंप दिया। यह मामला केवल जमीन कब्जे का नहीं है। दरअसल दोस्तों, इसके पीछे चीन की वो चाल है जिससे वो पूरे नेपाल पर अपना कब्जा जमाना चाहता है। चीन केवल नेपाल की जमीनों पर ही कब्जा नहीं कर रहा, बल्कि वो नेपाल में चोरी चोरी चुपके जासूसी भी कर रहा है। और ये सब कुछ हुआ ओली की शह पर, जो चीन के फेंके हुए टुकड़ों के लालच में आकर अपने देश को ही चीन के सामने गिरवी रखाए थे।